क्वेश्चन नंबर 42 बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमने विद एडजस्टमेंट्स करना है। विद एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है बैलेंस शीट, दूसरा होता है नोट्स टू अकाउंट, तीसरा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमारा प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा? हम सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो नोट्स टू अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन या बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है वो निकाल देंगे। दूसरा पार्ट क्या रहेगा? फिर नोट्स टू अकाउंट्स करेंगे। तीसरा पार्ट होगा बैलेंस शीट करेंगे। एक फॉर्मेट बना लेंगे ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का। ऑपरेटिंग के फॉर्मेट के पहले हेड्स बना लेंगे। इसमें कैटेगरीज कौन कौन से आती है? नंबर 1 क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसको नोट में करना है, इसको वर्किंग नोट में करते हैं हमेशा, क्योंकि मार्क्स में ना पेपर्स में इस स्टेप की इस कैटेगरी पूरी होने के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। इसकी एडजस्टमेंट होगी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जब हम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करेंगे, उसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, तो वो आइटम साथ साथ आते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे प्लस और माइनस लिख के कुछ 6-7 लाइनें छोड़ दी। फिर क्या आ जाता है हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कई बार क्वेश्चन में केस स्टडी बना के पार्ट्स बना के आंसर पूछे जाते हैं। व्हाट इज नेट प्रॉफिट, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है ना, तो 1 मार्क्स के लिए आपको बस स्टेप्स का पता होना चाहिए। फिर आएगा एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके अंदर प्लस में क्या आएगा? करंट एसेट कम हो गया, करंट लायबिलिटी इंक्रीज। इसको यहीं पे लिख लेना 3-4 लाइनें छोड़ के। करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। ये दो बॉक्स में ये समझा दो बेटा। करंट एसेट जैसे स्टॉक है, कम हुआ तो बिका होगा, पैसे आए होंगे। करंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर है, अगर हमने पैसा दे दिया तो कम हुए होंगे, ज्यादा हुए होंगे, तो पैसा चेक गया होगा। ठीक है ना, तो जब भी करंट एसेट्स का रिलेशनशिप इनवर्स है, करंट लायबिलिटीज का पॉजिटिव रिलेशन। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कैश पैसा आया होगा, जैसे हमने उधार का सामान खरीदा वो सामान बिकेगा। ठीक है, करंट लायबिलिटी कम होगी तो पैसा क्या होगा? तो ये रखो, करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, करंट एसेट का इनवर्स है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा लास्ट में टैक्स पेड। क्या आ जाएगा? टैक्स। अगर रिफंड होगा तो नेट टैक्स पेड आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में कैश फ्लो आएगा नहीं, यूज आएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर फ्लो आएगा तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, अगर यूज आएगा तो हम नेगेटिव लिखेंगे। ये फॉर्मेट डिस्कस हो गया। अब क्वेश्चन में कैसे चलना है? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ईयर द पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000। तो एक हमें इन्वेस्टिंग की एडजस्टमेंट दी। अब पहले ये देखो कि हमें क्वेश्चन में बैलेंस इसका दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, नोट्स में दिया है, देखो नोट नंबर 2 में मशीनरी का बैलेंस दिया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करके दिखाया है। अब व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? कि अभी तक जितने एसेट्स हमारे पास हैं उनकी आज तक कितनी डेप्रिसिएशन इकट्ठी होकर आई है। हम हर साल डेप्रिसिएशन जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है उसमें डालते हैं। ठीक है, जब उस एसेट को बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है, तो वो एसेट की डेप्रिसिएशन उसमें से निकाल दी जाती है। तो हम पहले वर्किंग नोट बनाओ, तो 2 अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, एक बनाएंगे फिक्स एसेट का अकाउंट यानी प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, दूसरा बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, एक बनेगा, पहला किसका अकाउंट है? प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी लिखा हुआ कल, तो हम मशीनरी लिखेंगे डेबिट क्रेडिट। दूसरा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। हाँ जी, मशीनरी क्या होता है हमारा? एसेट की लायबिलिटी। तो इसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी वैल्यू है? कितनी वैल्यू है? 20 लाख।
20 लाख आ गया। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 25 लाख 40,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी होती है तो उसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस कितना है 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 4 ठीक हो गया। ये हमने क्या किया सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस डाले। अब नीचे क्या दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी पीस ऑफ कॉस्टिंग 48,000। मशीनरी एक जिसको हमने कभी खरीदा था 48,000 वो इसका पार्ट था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कितनी थी 32,000 हो गई। तो पहले तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे। जब एसेट सेल होता है उस दिन डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठा के मशीनरी अकाउंट में ले आते हैं। उसकी एंट्री क्या होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। हो गया 32,000। तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे टू मशीनरी कितना आ जाएगा 32,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000। एंड एक चीज ध्यान रखो ये जो सा एसेट बिक रहा है उसकी डेप्रिसिएशन है ये कहीं नहीं आएगी। और ये डेप्रिसिएशन पहले से ही बुक्स पे चार्ज हुई है। जिस दिन एसेट सेल हो रहा है उस दिन हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं दैट्स इट। हमने हमारे करंट प्रॉफिट एंड लॉसेस में कहीं पे इस डेप्रिसिएशन को नहीं डाला। तो इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी बुक वैल्यू कितनी थी। अब उसको सेल कितने का किया है 12,000। तो पहले तो सेल को हम यहाँ डालेंगे बाय बैंक सेल 12,000। तो लॉस कितना आ गया लॉस जाएगा बाय P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस जाएगा कितना 4,000। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करो 32 + 12 + 4 कितना हुआ 48। तो हमारी 48,000 की मशीन यहाँ से चलेगी। डेबिट वर्ड सामने क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो 48,000 की मशीनरी जा रही है। 32,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी थी 12,000 उसके पैसे आए 4,000 नुकसान हो गया। ठीक होगी बात। अब इसको साथ के साथ इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे सेल ऑफ मशीनरी। कितनी सेल हुई है इसको डिटेल्स में पॉजिटिव में लिख देंगे। डन ठीक हो गया। लॉस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इसको ऑपरेटिंग में डाल देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हो गया 4,000 हो गया। ठीक है यानी कि जो एक्सपेंसेस है और वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए वो ऑपरेटिंग में चले गए। जो पैसा एक्चुअल में इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो यहाँ चला गया। इतना तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। बाकी निकलेगा बैलेंस शीट फिगर। क्या निकलेगा पहले से काउंट कर निकालते हैं। ये कितना हुआ 432 में से 3 लाख है तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 32। अब ये क्या आया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 132 आया। इसको क्या कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर। क्या कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ द इस साल मशीनरी की डेप्रिसिएशन लगेगी कितनी 1,32,000 और ये कहाँ जाएगी ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तेरे एक्सपेंसेस प्लस होंगे। हाँ जी क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है ना। हम कैश फ्लो में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहीं पे नहीं करते। हमने सिर्फ एक्चुअल कैश पेड निकालना होता है। जो ये नेट प्रॉफिट है इसमें दोनों इंक्लूडेड है। इसमें एक्सपेंसेस ऐड करेंगे इनकम माइनस करेंगे। हम रिवर्स कर रहे हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का जो हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं P&L में उसको रिवर्स करते हैं। इसीलिए तो इसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। कितनी आ गई वैल्यू इसकी 1,32,000। डन बेटा। अब इसका टोटल करेंगे 2588। यहाँ पे भी 2588। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा 588। वो क्या बनेगा हमारा परचेज ऑफ मशीनरी टू बैंक परचेजेस 588। उसको हम यहाँ पे प्लस वाला को ऊपर से लिखो माइनस वाला को नीचे से लिखो अलाइनमेंट में बैठ जाएगी। परचेज ऑफ मशीनरी ये प्लस ये माइनस परचेज ऑफ मशीनरी 5,88,000। ठीक है बेटा। अब पहली एडजस्टमेंट को टिक करो। ऊपर से आप सेकंड नोट को टिक करो और बैलेंस शीट में जहां पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा उसको टिक करो। इस तरह से हमने ऑर्डर बनाना है। एडजस्टमेंट की उसका नोट कर लिया और उसके क्या कर लिया हमने बैलेंस शीट के अंदर जहां पे उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू थी वहां कर लिया। इतना समझ आया सबको पहले।
अब आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स पे। यहाँ पे एक ही एडजस्टमेंट थी। पहला नोट क्या लिखा है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आइटम्स दी हुई हैं? पी एंड एल। तो इसका मतलब एक ही चीज आएगी, तो इसको हम यहीं पे लिख सकते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नहीं तो इसका नोट बनता अगर डेट सेल्स पे रिजर्व दिए होते, ट्रांसफर टू रिजर्व दिया होता, डिविडेंड दिए होते, एडजस्टमेंट अगर और होती तो उसका वर्किंग नोट बनता। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर कितना आया डिफरेंस इसका? 2 लाख। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 2 लाख। अब नोट नंबर 1 को टिक करो और साथ में ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस को टिक करो। सर ये सेम ही है क्योंकि नीचे वाला कर दिया, ऊपर वाला हो गया, ठीक है, नहीं तो वो दोबारा करेंगे। नोट नंबर 3 गुडविल। हाँ जी, गुडविल इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सालों का, ईयर्स का ध्यान रखना। तो गुडविल कम कब होती है? अमॉर्टाइज। और इंक्रीज होने में क्या होती है? परचेज। जब गुडविल परचेज होगी तो यहाँ पे आएगा क्योंकि एसेट बढ़ा है। जब कम हुई है तो इसका मतलब फिक्टिशियस एसेट या इंटेंजिबल एसेट कम हुआ है, तो उसको कहाँ डालेंगे? ऑपरेटिंग में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ हुई है। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे अमॉर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। गुडविल एक ऐसी आइटम है जो दोनों जगह आ सकती है, कभी इधर आएगी कभी उधर आएगी। जब गुडविल इंक्रीज हुई तो हमने पैसे दिए होंगे, जब कम हुई तो इसका मतलब बुक्स में राइट ऑफ हुई। अमॉर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितनी आई बेटा? 1,40,000। 1,64,000 आएगी। डिफरेंस चेक करें, 224 माइनस 80 164। अब गुडविल को टिक कर दो। तो गुडविल के साथ साथ किसको टिक कर दोगे ऊपर? इंटेंजिबल एसेट। अब आप देखो, इंटेंजिबल एसेट होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, तो नॉन करेंट एसेट को भी टिक कर दो क्योंकि वो पूरा हो गया। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ? शेयर कैपिटल। हाँ जी, अनुभव कितनी हुई, कितनी है शेयर कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग? इंक्रीज होगी 2 लाख। हाँ, तो उसको यहाँ पे हम फाइनेंसिंग की कर दूं रेस, तो रेस कर दोगे, बना दिया ना अकाउंट। ये भी बोर्ड का छोटा पड़ जाता है क्वेश्चन के लिए। इश्यू ऑफ शेयर्स, तुम रुक जाओ बेटा, क्वेश्चन तो बनने वाला है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितने पैसे आए बेटा? 2 लाख पैसे आ रहे हैं तो 2 लाख प्लस। अगर माइनस वाले होंगे तो नीचे से लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया फाइनेंसिंग का, ये हो गया नेट कैश फ्लो डिविडेंड। हाँ जी, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ जी, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? तो हमने लोन और लिया है कि दिया है वापस? तो प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना हो गया? इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख सकते हो, कितना? 140। इतना लोन आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया ट्रेड पेबल। ये क्या? करंट लायबिलिटी। करंट एसेट करंट लायबिलिटी यहाँ पे होंगे। करंट एसेट करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? 4,08,000 से 3,58,000 हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज, तो इसको माइनस में लिख देंगे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। अनुभव कितने से कम हुआ? 50 से। ये प्लस होगा कि माइनस? माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसको बेटा देखो दो तरीके कर सकते हैं, या तो करंट लायबिलिटी मान के इंक्लूड करो, पर प्रोविजंस हमेशा कैश होते हैं कि नॉन कैश होते हैं? और ये चार्ज होते हैं कि एप्रोप्रिएशन? चार्ज। रिजर्व्स क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन। और प्रोविजन क्या होते हैं? चार्ज। तो चार्ज वाले यहाँ पे डालो क्योंकि नॉन कैश है, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन वाले इस वर्किंग नोट पे डालेंगे। अब ये कितने से प्रोविजन कम हुआ आपका? प्रोविजन फॉर टैक्स भी तो उसमें डालते हैं एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट आता है, इसलिए उसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं। जो चीज प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है वो एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। तो प्रोविजन ऑफ रिजर्व्स को आप कोशिश करके यहीं डालो, इजी रहेगा। कितना कितना कम हुआ है? कम हुआ है ना, तो प्लस करेंगे माइनस, डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कितना हो गया? चलो अब एसेट्स पे आ जाओ। नॉन करंट एसेट हो गए। करंट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है वाली? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
इसको इंपॉर्टेंट याद करो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो नेट कैश फ्लो के बाद एक हमारा टॉपिक आता है ओपनिंग। नेट कैश फ्लो में क्या ऐड होता है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर 40th क्वेश्चन किया होगा तो ये पार्ट पता नहीं तो भी पता लग जाएगा, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ओपनिंग और क्लोजिंग में आता क्या क्या है ध्यान से समझना। ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट कौन सा होता है? इसमें ओपनिंग कैश बैलेंस आएगा, क्लोजिंग है इसमें क्लोजिंग आएगा। अब इसमें आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट्स को प्लस करके डालोगे। कितना ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स है? 3 लाख और कैश है कितना है? 7 लाख। इन दोनों को प्लस करके बाहर लिखोगे, कितना आ गया? 10 लाख 50,000। हमेशा मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट्स को किसका पार्ट लेना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग कितना है? 480 और उसका कितना है? 640। कितना हो गया ये? 11 लाख 20,000। दोनों को टिक कर दो, करंट इन्वेस्टमेंट को भी टिक कर दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी, ठीक है। उसके बाद इन्वेंटरीज आनी, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? करंट एसेट इंक्रीज होने पे प्लस होता है कि माइनस होता है? तो इंक्रीज इन इन्वेंटरीज कितना हुआ? 16,000। उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना बेटा? बाई चांस चारों चीजें माइनस होगी, टैक्स पेड दिया नहीं हुआ तो उसको क्या लेंगे? ले लेंगे, ठीक है। होगी सारी आइटम्स। अब कैसे करना है? ये सारा प्लस आया, इसको प्लस करके हम बाहर निकालेंगे। 164 प्लस 136 4 2 8 10 40 कितना आया? 2 लाख 60 90 2 लाख पूरा है, ये 3 लाख आ जाएगा। 116 to 90 3 लाख पूरा आ गया। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बन गया? 5 लाख। हम इन सबको माइनस करते हैं, 150 1 लाख 174। कितना आ गया? 1 लाख 70। 5 लाख में से 174 माइनस करो, कितना आ गया? 4 लाख 26,000। एक बार टोटल चेक कर ले बेटा। 4,26,000 एक बार 3,26,000, ठीक है। अब इसमें दो ही चीजें आएंगी, प्लस और माइनस। अच्छा ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे? फ्लो। क्या लिखेंगे? इन्वेस्टिंग में 576 नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने का मतलब होगा कैश यूज। नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा? आंसर कुछ नहीं, हम टैली करते हैं बात, ठीक है ना। कैश यूज आएगा, उसको लिखेंगे कैश यूज इन इन्वेस्टिंग, ठीक है। इसमें प्लस आ रहा है, कितना आया? 360। इन दोनों को प्लस करके बाहर लिख दो, 360 आया, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग। चलो पहले यहां तक करो ना बेटा। यहाँ पे दो गलतियां ठीक कर लो। एक तो इसका टोटल आएगा 340 और गुडविल हमारी 164 की जगह कितनी है? 144। तो ये कितना बन जाएगा? 280। दिस विल बिकम 480। 480 में से 174 किया, कितना आएगा? 306। तो ये भी कैश फ्लो आ गया। चलो ये तीनों क्लियर है। अब इसके बाद क्या स्टेप करते हैं? ऑपरेटिंग आ गया, इन्वेस्टिंग आ गया, फाइनेंसिंग में लिखते हैं नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज A प्लस B प्लस C। क्या करते हैं? A प्लस B प्लस, इसी बॉक्स में कर लिया करो, दैट इज 3,06,000। इसमें से माइनस होगा 576 प्लस होगा 340। इनका नेट निकालते हैं। अगर ये पॉजिटिव आए तो फ्लो लिखेंगे, नेगेटिव आए तो यूज लिखेंगे।
हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि अकेले ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकालिए, तीनों से नेट बिजनेस में कैश फ्लो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो 46 में से 676 में से 46 में से 40 और 30 70,000 आ गए। ये बेटा 3 लाख 646 हो गया, 576 उसमें से माइनस करेंगे तो 46 में से 76 माइनस किया 70। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेक कैसे होगा, देखो जरा कितना है नेट अनमोल, देखिए 70 में ये प्लस करो, इट विल बी इक्वल टू दिस। दिस इज हाउ यू क्वेश्चन गेट चेक। ठीक है ना, आप उल्टा भी कर सकते हो, कैसे 1120 माइनस दिस ये लिख लो, फिर आपकी वैल्यू सेट हो जाएगी। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन ये मैंने विद एडजस्टमेंट करवा दिया। कौन सा करवा दिया? अब आप लोग